प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रमानुसार एमए फाइनल के एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत में सामान्य भूमि उपयोग, जनरल लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। आज हम इस पर बात करेंगे। भूमि उपयोग कृषि भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भूमि उपयोग से संबंधित जानकारी, चाहे वो भूमि उपयोग सर्वेक्षण की हम बात करें या हम भूमि उपयोग के प्रतिरूप की बात करें या हम इसकी भूमि उपयोग के जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो मेथोडोलॉजी है, इन सब की जब बात करते हैं हम, तो हमें कृषि भूगोल के विद्यार्थियों को इसके बारे में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। अब हम विशेष संदर्भ भारत के में ले रहे हैं कि भारत में सामान्य भूमि उपयोग क्या है। तो भारत का भूमि उपयोग प्रतिरूप स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, मानव क्रियाओं और प्रौद्योगिकी आदानों जैसे अनेक कारकों का प्रतिफल है। ये हम कह सकते हैं कि इसका ही एक रूप है। जहां अंडमान एवं निकोबार द्वीपों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण भूमि उपयोग में वनों की प्रधानता पाई जाती है, वहीं राजस्थान एवं गुजरात का एक बड़ा जो क्षेत्र है वो वर्षा की कमी को से जो प्रभावित है, उसके कारण कृषि अयोग्य तथा बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार सपाट स्थलाकृति, उपजाऊ मिट्टी एवं जनसंख्या दबाव के कारण गंगा मैदान का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में परिणत कर लिया गया है, जबकि विषम धरातल और अनुपजाऊ मिट्टी के कारण नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कृषि विकास बाधित होता रहा है, ऐसा माना जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने का जो दबाव है सभी क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है लगातार। तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की बढ़ती मांग, विकासात्मक गतिविधियों और प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण भूमि उपयोग के प्रतिरूप और प्रकार में निरंतर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, लगातार देखा जा रहा है। कतिपय ध्यान देने योग्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत पिछले 4 दशकों के दौरान शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि और 90 के दशक में इसके सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच जाने, बंजर और आकर्षित कृषि उजाड़, प्रतिभूमि, वृक्षों और बाग बगीचों के क्षेत्र में घटाव मतलब कमी आ रही है और कृषि उपयोग के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण भूमि उपयोग की बढ़ती जटिलता, बहुशस्यन, मिश्रित शस्यन, शस्य विविधता आदि के कारण ग्रामीण भूमि उपयोग का गहनीकरण और लाभोन्मुखी भूमि उपयोग पर जोर देने आदि को सम्मिलित एक तरह से किया जा सकता है कि जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि और उन क्षेत्रों में भूमि उपयोग में परिवर्तन, हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और उसके कारण जो ऐसी भूमियाँ जिन पर अब तक कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आती थी कि उस पर कृषि कार्य किया जाना संभव है, उन क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया जा रहा है ताकि अधिक उत्पादन, फसलों का उत्पादन हो सके और हमारी जनसंख्या को उससे लाभ प्राप्त हो सके। तो ये लगातार ये चल रहा है और ये सतत प्रक्रिया है जो ऐसा माना जाता है चलती रहेगी और इसमें हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े जो हैं उनको 9 बड़े वर्गों में विभक्त किया जाता है। भूमि उपयोग से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको सबसे पहली श्रेणी में हम रखते हैं, इसके अंदर वन क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि आती है उसको। दूसरे क्षेत्र में हम लेते हैं जो कृषि कार्यों में जो काम में आ रही है भूमि, उसका एक वर्ग कह सकते हैं। तीसरा वर्ग है बंजर और खेती अयोग्य भूमि पर, जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है या बंजर भूमि है। चौथा हम भाग कर सकते हैं स्थायी चारागाह और चराई की जो भूमि है उसको इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो पहला जो वन था उसको हम कह सकते हैं
फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत, दूसरा है एग्रीकल्चर लैंड, तीसरा है बंजर या लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कह सकते हैं हम, उसके अंदर जो कृषि के योग्य नहीं है। फिर स्थायी चारागाह, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हम उनको कह सकते हैं। इसी तरह से वृक्षों और बागों के अधीन भूमि की एक पांचवी श्रेणी इसके अंतर्गत आती है भारत के जो भूमि उपयोग की अगर हम बात करें तो। इसी तरह से कृषि संबंधी बेकार भूमि जो काम में नहीं ली जा रही है कृषि कार्य हो तो, इसी प्रकार सातवीं श्रेणी हम ले सकते हैं वर्तमान में जो पड़त भूमि है, करंट फेलो। इसी तरह से अन्य प्रति या पुरानी प्रति भूमि को भी हम इसके अंदर एक वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसे हम ओल्ड फेलोज के नाम से जानते हैं। और अंतिम जो नवी जो वर्ग है, नवी जो श्रेणी हमने रखी है वो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र की, नेट सोन एरिया या नेट कल्टीवेटेड एरिया जिसे हम कहें। तो मुख्य रूप से भारत का जो भूमि क्षेत्र है उसको हम इन 9 वर्गों में मुख्य रूप से भारत के भूमि उपयोग को के आंकड़ों को इसके अंतर्गत हम विभाजित करते हैं। भूमि उपयोग के आंकड़े 20वीं सदी के शुरुआत से प्रत्येक जनपद के राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध हैं, जहां आज आंकड़ों के संग्रह और रखरखाव के लिए सुदूर संवेदी वायु छायाचित्र और कंप्यूटर की नई तकनीकों के इस्तेमाल की ज़रूरत है। वहीं आज की आवश्यकता को देखते हुए नगरीय उपयोग, औद्योगिक उपयोग, परिवहन एवं संचार उपयोग, लवणीय एवं क्षारीय भूमि, मृदा अपरदन ग्रस्त भूमि, बाढ़ एवं सूखा प्रभावित भूमि आदि नए वर्गों को बनाने की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। और अब वर्तमान में सुदूर संवेदन द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जा रहा है, कृषि संबंधी आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं और वायु फोटो चित्रों द्वारा भी इनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसके बाद कंप्यूटर से इनका सारणीकरण भी किया जा रहा है, इनका मानचित्रीकरण भी किया जा रहा है, मतलब उनसे प्राप्त जो आंकड़े हैं उनको टेबुलेशन और उनका मैपिंग संबंधी कार्य भी भूगोल के शोधार्थियों द्वारा या भूगोल के विद्यार्थियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। भारत का 328.726 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 305.81 मिलियन हेक्टेयर यानी 93.03% क्षेत्र के बारे में ही भूमि उपयोग के आंकड़े प्राप्त हैं। इस में से 140.80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है शुद्ध बोया गया है, नेट सोन एरिया है। परसेंटेज में अगर बात करें तो ये लगभग 46.04% के लगभग है। इसके उपरांत अगर हम घटते क्रम में रखें तो वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 22.9%, जो इसमें अगर हम एक्चुअल की बात करें तो 70.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत लगभग 14.2% क्षेत्र है। और अगर एक्चुअल क्षेत्र की बात करें तो वो लगभग 43.52 मिलियन हेक्टेयर था। और वर्तमान प्रति की पड़त भूमि की बात करें अगर हम करंट फेलो की तो वो लगभग 4.81% या 14.72 मिलियन हेक्टेयर। और कृषि बेकार भूमि अगर जैसे कहें हम तो वो 4.13% अथवा 12.64 मिलियन हेक्टेयर के अंतर्गत है। इसी तरह से स्थायी चारागाह या चराई भूमि की अगर हम बात करें तो ये लगभग 3.3% क्षेत्र पर विस्तृत है। और अगर वास्तविक क्षेत्र की बात करें तो 10.30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। अन्य जो पड़ती भूमि है या ओल्ड फेलोज की हम बात करें तो वो लगभग 3.49% क्षेत्र के अंतर्गत है। और अगर शुद्ध भूमि की बात करें तो ये लगभग 10.67 मिलियन हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत इसके हम रख सकते हैं। इसी प्रकार वृक्षों और बागों के अधीन अगर हम भूमि की बात करें तो वो लगभग 1.03% है। और वास्तविक क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग 3.16 मिलियन हेक्टेयर के लगभग है। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो इसकी तुलना कर हम भूमि उपयोग की जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारे देश में
जिस प्रकार से जनसंख्या की तेज़ी के साथ वृद्धि हो रही है, तीव्र जनसंख्या का जो विस्तार हो रहा है, वृद्धि है, उसके कारण भूमि उपयोग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और नए नए क्षेत्रों में जहाँ पर पहले कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जाता था, लेकिन जो क्षेत्र कृषि बंजर भूमि की अगर हम बात करें, या कंकरीली पथरीली भूमि की बात करें, जिन पर पहले कृषि संबंधी कार्य नहीं किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से लगातार जो खाद्यान्नों के उत्पादन में जो वृद्धि की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार इस प्रकार की जो भूमि है, जो एक तरह से सीमांत भूमि कह सकते हैं हम कृषि कार्यों के लिए, जहाँ कृषि संभव है, उन क्षेत्रों को कृषि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत लगातार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि उनको अधिक उस भूमि को अधिक उर्वरक बनाया जाए, उससे अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो, ताकि लोगों के जीवन यापन में उसका सहयोग रहे। और नई नई फसलों का जो अच्छे प्रकार की कृषि भूमि हैं, उन पर नई नई फसलों का उत्पादन लगातार किया जा रहा है। और भारत में जो अगर हम इस सामान्य भूमि उपयोग की बात करें, तो इसमें लगातार जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, उसके अंदर लगातार वृद्धि हो रही है। और जो ये सीमांत भूमियाँ हैं, जिन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं, जो कि कृषि के अंतर्गत ली जा सकती हैं, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन हमारे लिए जो चिंता का जो विषय है, वो ये है कि जो हमारे लिए पर्यावरण और उसके सुविधाओं के लिए जो आवश्यक है, वन भूमि का विस्तार, वो होना बहुत आवश्यक है। उसमें लगातार गत अनेक वर्षों से कमी आ रही है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है। तो उस ओर भी हमें ध्यान होगा। हमें केवल मात्र औद्योगिकरण और अंधाधुंध जो शहरों का विकास हो रहा है, शहर जो बढ़ रहे हैं, उनमें जो सुविधाओं की कमी है, उनमें विकास करना होगा। और इनका दोहन जो है संसाधनों का, वो विवेकपूर्ण रूप से, चाहे वो वन संसाधन हो, चाहे मृदा संसाधन हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे अन्य और किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हो, उनका उपयोग हमें बड़े सोच समझकर और बड़े विवेकपूर्ण से करना होगा। इस टॉपिक को हम आगे अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।